जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का इस विशेष सत्र में स्वागत करता हूं। और आज के इस विशेष सत्र में हमने जो टॉपिक लिया है ये एंथ्रोपॉलॉजी के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, मीनिंग ऑफ एंथ्रोपॉलॉजी। और मीनिंग ऑफ एंथ्रोपॉलॉजी को जब हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम समझते हैं। एक तो है कि एटिमोलॉजिकल जो इसका मीनिंग होता है, यानी शाब्दिक अर्थ जो इसका होता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और दूसरा साइंटिफिक मीनिंग को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। साइंटिफिक मीनिंग के अंतर्गत हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है उस डेफिनेशन को हम देखते हैं। चूँकि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने जो डेफिनेशन दिया है एंथ्रोपोलॉजी का उससे पूछे जाएंगे। और इसीलिए ये टॉपिक आसान तो है, लेकिन आप इस तरह से करके इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को बड़ी आसानी पूर्वक सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, एटिमोलॉजिकल मीनिंग का मतलब है कि एंथ्रोपॉलॉजी जो शब्द है ये आप जानते होंगे कि ये ग्रीक भाषा के दो प्रमुख वर्ड जो है, एक तो एंथ्रोपोस है जिसका अर्थ होता है मैन, और दूसरा लोगोस है जिसका अर्थ होता है स्टडी। तो सिंपल एंथ्रोपॉलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है कि स्टडी ऑफ मैन, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन भी कहते हैं, करेक्ट। तो एक तो सिंपल ये है। दूसरा, हमने यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन लगा रखा है और ये साइंटिफिक डेफिनेशन के अंतर्गत। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपॉलॉजी का डेफिनेशन जो हमें प्राप्त होता है ये ईबी टायलर के द्वारा प्राप्त होता है। और ईबी टायलर ने अपनी बुक के प्रिमिटिव कल्चर में इसको बड़ा सिंपल डिफाइन किया था कि एंथ्रोपॉलॉजी इज द साइंस ऑफ कल्चर, राइट। अब देखिए, इसमें हमने प्रिमिटिव कल्चर की बात की है और उसका डेट भी यहाँ पर मेंशन किया है 1871 में। तो यहाँ तीन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर करने का प्रयास करें तो इस टॉपिक से जो डेफिनेशन कलेक्ट करें उसको इसी वे में कलेक्ट करने की ज़रूरत है ना। कि एक तो ये कह रहे हैं कि साइंस ऑफ कल्चर है, राइट। तो साइंस ऑफ कल्चर है तो यहाँ पर ध्यान रखना है किस अपने बुक में करें, प्रिमिटिव कल्चर में। प्रिमिटिव कल्चर कब आया? 1871 में। तो सिंपल याद रखना है कि साइंस ऑफ कल्चर के रूप में किन्होंने डिफाइन किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने यहाँ लिया है, एल क्रोवर का डेफिनेशन है, जिन्होंने एक बुक लिखी एंथ्रोपॉलॉजी जो कि 1923 में आया। और इसमें इन्होंने कहा कि एंथ्रोपॉलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन, यानी ईबी टायलर साइंस ऑफ कल्चर के रूप में इसको बात करते हैं, तो ये साइंस ऑफ मैन के रूप में बात करते हैं। ये डेफिनेशन उनके डेफिनेशन से ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि साइंस ऑफ मैन में साइंस के बायोलॉजिकल पक्ष का भी स्टडी करते हैं और कल्चरल पक्ष का स्टडी भी करते हैं। तो यहाँ भी तीन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आपको याद रखना है। और फिर देखिए कि अगला जो डेफिनेशन हमने लिया है, ये डेफिनेशन फ्रेंच बुआस ने दिया है। और फ्रेंच बुआस को फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपॉलॉजी भी कहा जाता है। और ये थोड़ा ब्रॉड डेफिनेशन दे रहे हैं। और इन्होंने जो अपनी बुक लिखी एंथ्रोपॉलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ, जो कि 1928 में आई, उसमें ये डेफिनेशन दे रहे हैं। और एंथ्रोपॉलॉजी को होलिस्टिकली डिफाइन करें, जैसे ये करें एंथ्रोपॉलॉजी इज द होलिस्टिक, राइट, एंड एक्लेक्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। तो एक तो होलिस्टिक यानी समग्रता में अध्ययन है, एक्लेक्टिक मतलब उदार अध्ययन है, और ह्यूमैनिटी का अध्ययन है, केवल ह्यूमन का स्टडी नहीं है, ये पूरे मानवता का स्टडी है, राइट। तो दो डेफिनेशन जो हम लोगों ने देखा कि साइंस ऑफ कल्चर ईवी टायलर कह रहे हैं, एल क्रोवर कह रहे हैं कि साइंस ऑफ मैन है, लेकिन ये उससे आगे बढ़ के करें कि होलिस्टिक एंड एक्लेक्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी है। फिर उसमें जोड़ें कि इनकम्पासिंग कल्चर, जिसमें शामिल है कल्चर का स्टडी, बायोलॉजी का स्टडी, लिंग्विस्टिक का स्टडी एंड आर्कियोलॉजी का स्टडी। तो दरअसल इस स्टडी से एंथ्रोपॉलॉजी के
फोर फील्ड जो अप्रोच है, उस फोर फील्ड अप्रोच का डेवलपमेंट होता है, यानी 4 महत्वपूर्ण जो ब्रांचेज एंथ्रोपोलॉजी में डेवलप होती है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो उसको स्थापित करने का काम फ्रेंच वासी कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से भी ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। और फिर करें टू अंडरस्टैंड द यूनिक हिस्ट्री एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच ग्रुप, यानी हम क्यों ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को होलिस्टिक एंड एक्लेक्टिक अप्रोच पर स्टडी करें, क्योंकि इससे हम किसी भी ग्रुप के जो यूनिक हिस्ट्री है, यूनिकनेस है, उसको स्टडी करते हैं और इसके अंतर्गत ये बल देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म एंड हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ही प्रपोज करते हैं। और फिर ये रिजेक्ट करते हैं इवोल्यूशनरी एंड इथनोसेंट्रिक व्यू को। तो ये डेफिनेशन पहले के डेफिनेशन से ज़्यादा ब्रॉड है, इसमें ज़्यादा डायमेंशन है। जैसे होलिस्टिक स्टडी के रूप में ये एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं, और आज हम लोग एंथ्रोपोलॉजी को होलिस्टिक स्टडी के रूप में ही डिफाइन करते हैं। इस दृष्टिकोण से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक्लेक्टिक स्टडी बोलते हैं, यानी उदार अध्ययन, यानी इसमें किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। कल्चर, बायोलॉजी, लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजी, यानी पूरे जो 4 फील्ड है एंथ्रोपोलॉजी के, उसके पर्सपेक्टिव में, और यूनिकनेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में आपको स्टडी करना है। तो इस डायमेंशन से भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसकी संभावना है। तो आप इससे ये अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। ये डिफिनीशन हमने लिया है। 2 महत्वपूर्ण एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एक तो एम जैकब हैं एंड दूसरा बीटी स्टर्न हैं, और इन लोगों ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी 1947 में डिफाइन किया। और इसमें ये कह रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजिकल, है ना, एक फिजिकल एस्पेक्ट ले रहे हैं, सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग सिंस देयर अपीयरेंस ऑन अर्थ। यानी एंथ्रोपोलॉजी क्या है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल है, सोशल है एंड कल्चर डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि मैन के एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल वेरिएशन का स्टडी करते हैं। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशन सोशल है उसके डेवलपमेंट का स्टडी करते हैं। कल्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल दोनों ही कल्चर के डेवलपमेंट का इसमें स्टडी करते हैं। टेक्नोलॉजी का स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट का स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम का स्टडी करते हैं, रिलीजन का स्टडी करते हैं नॉन मटेरियल में, और फिर बिहेवियरल पार्ट जोड़ते हैं जिसमें साइकोलॉजी का स्टडी करते हैं, कॉग्निशन का स्टडी करते हैं, पर्सनालिटी का स्टडी करते हैं। और फिर कहते हैं ये स्टडी तब से हम करते हैं जब मैन इस पृथ्वी पर मनुष्य का उद्भव हुआ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ इनके इस बुक को भी आप याद रखिए, तो 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल जाएंगे। और इसी तरह से आपको डेवलप करना है अपने कॉन्सेप्ट को। आप देखिए कि नेक्स्ट डिफिनीशन के अंतर्गत ये हमने लिया है एम.जी. हर्शकोविट्ज के डिफिनीशन को, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को मैन एंड हिज वर्क्स, इनकी पुस्तक है 1948 में आई। उसमें ये बड़ा सिंपल डिफाइन करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। अब देखो, मैन के स्टडी को इन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का स्टडी करते हैं, और मैन के वर्क्स को इन्होंने कहा कि कल्चरल एस्पेक्ट का स्टडी करते हैं। और यहाँ से एंथ्रोपोलॉजी में बायोकल्चरल अप्रोच का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट जो हमने डिफिनीशन लिया है, ये क्लाइड क्लुखोन जो है बहुत ही फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने मिरर फॉर मैन द रिलेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू मॉडर्न लाइफ नामक पुस्तक 1949 में लिखी। और इसमें कह रहे हैं कि आउट ऑफ ऑल द साइंसेज विच स्टडी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैन, एंथ्रोपोलॉजी इज द वन विच कम्स नियर टू द टोटल स्टडी ऑफ मैन।
है ना। यानी ये एंथ्रोपोलॉजी को परिभाषित करते हैं टोटल स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ मैन इन टोटालिटी। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम मैन का टोटलिटी में स्टडी करते हैं और टोटल एस्पेक्ट ऑफ मैन का जो स्टडी हम करते हैं उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप के अंतर्गत देखेंगे। तो इस तरह से हमने 6 प्रमुख डेफिनेशन को लिया और आप देखिए कि कम से कम 3 इनसाइट तो हर डेफिनेशन में है कि डेफिनेशन को डिफाइन किसने किया है, क्या डेफिनेशन है, किस बुक में, किस ईयर में, है ना। अब 6 को अगर आप याद रखते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरह से आपको डेफिनेशन को कलेक्ट करना है और उससे संबंधित क्वेश्चन को तैयार करना है। तब आप जो है बहुत ही इजीली इस टॉपिक को कर लेंगे। ये भ्रम में आप मत रहिए कि टॉपिक जो है बड़ा सिंपल है, इसको तो हम कर लेंगे, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव हो जाती है तो क्वेश्चन बनाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसलिए आप इसको मेरे सुझाव पर इस तरह से तैयार करें। धन्यवाद।